इराक द्वारा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन के पीछे क्या कारण है? आइए दुनियादारी घूमने चलते हैं। सामान्यतया हम आजकल विषय भी वैसे उठाते हैं जिसमें कोई एक देश नहीं, जाने कितने देश प्रभावित होते होंगे। तो आज हम यात्रा पर हैं इराक की। इराक जिसमें सबसे प्रमुख शहर है बगदाद, वहां पर आयोजित हो रही है एक कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या हैं ये आपको अभी समझ में आएंगे, और कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये कॉन्फ्रेंस आपको मैं बताता हूं। पहले केवल इसको सुनना शुरू करिए। महत्वपूर्ण है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हाल ही में अमेरिका के बदले हुए रवैये के कारण। कैसे? आइए मैं बताता हूं। साथियों, किस देश ने, इस सवाल को ऐसे ही पढ़िए, मध्य पूर्व में तनाव कम करने के उद्देश्य से एक क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? यानी कि इसे केवल कॉन्फ्रेंस ना समझा जाए। मिडिल ईस्ट के अंदर जो इन दिनों रीजनल टेंशन्स चल रही हैं, देश आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, उससे निपटने के लिए हाल ही में इराक के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है साथियों, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम है बगदाद समिट। इसको देखिए साथियों, यह बुलाई गई है बगदाद कॉन्फ्रेंस के नाम से। 28 अगस्त को बुलाई गई थी। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। क्यों महत्वपूर्ण है इसको हम जरूर आपको बताएंगे। किसने बुलाई है? तो आंसर है इराक ने बुलाई है। साथियों, इराक जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक कंट्री है, जिन बच्चों को बिल्कुल भी गल्फ कंट्रीज के मैप के बारे में जानकारी नहीं है, उनको हम यहां पर बता। एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छी बात यहां पर मेंशन भी कर दी है। हाँ भाई, धीरेन्द्र पूछ रहे हैं सर अब 8:30 वाली क्लास नहीं है क्या? नहीं होती है क्या? बिल्कुल धीरेन्द्र, नहीं होती है, और उसके क्वेश्चंस को हमने आज से यहीं पर ऐड करना शुरू कर दिया है। तो आपको 2 क्लासेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, और उसका जो कंटेंट है ना, वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर उपलब्ध हो जाएगा। तो लोड मत लीजिएगा, ठीक है ना। शाहीन लिख रहे हैं सैटरडे वाली क्लास शो नहीं हो रही है। अब तो हो रही है यार, दोपहर तक नहीं हो रही थी। ओलंपिक वालों को कुछ प्रेम है हमसे। बिल्कुल अमिया सही कह रहे हैं। मेसोपोटामिया, टिग्रिस रिवर यहीं पर पाई जाती हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस। बहुत बढ़िया। आइए तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखो बेटा, भारत है ना, भारत अगर आपको मैप देखना आता है तो मैप में इंडिया के, मतलब अपन मैप को यूं देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड यानी वेस्ट की तरफ आप चलेंगे तो ये वाला पूरा की पूरा हिस्सा वेस्ट एशियन कंट्रीज कहलाता है ना। तो देखिए, हम यहां पर इंडिया के बगल में आए और इस तरफ निकलने लगे, इंडिया के वेस्ट में जा रहे हैं ना, इसलिए इन्हें वेस्ट एशियन कंट्री कहा जाता है। ऐसे ही यूरोप वाले यहां बैठे हुए हैं, है ना, इनके इस तरफ देखोगे तो ये ईस्ट एशियन कहलाता है, क्योंकि उनके कंपैरिजन में ये किधर है? ईस्ट की तरफ है। तो कई बार आपको ईस्ट एशियन भी सुनने को मिलता है यूरोप के अखबारों में। इंडिया के अखबारों में मिलेगा तो वेस्ट एशियन मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम अपने रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चल रहा है वेस्ट एशिया, और हम क्या बता रहे हैं ध्यान से सुनिए। अच्छा, आपने कई बार अगर सुना हो तो अखबारों में एक शब्द मिलता है मिडिल ईस्ट। तो असल में इसके लिए ईस्ट एशिया शब्द की जगह कई बार यूरोपियन अखबार मिडिल ईस्ट भी यूज करते हैं, क्योंकि उनके कंपैरिजन में ये सारी की सारी जगह पूर्व में तो है ही, और पूर्व में भी मध्य की तरफ है, इसलिए इसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। तो भारत के लिए वेस्ट एशिया और यूरोप के लिए मिडिल ईस्ट, एक ही बात है। अब साथियों, मिडिल ईस्ट के इन देशों को मैं क्यों बताना चाह रहा हूं? क्योंकि यहां से जुड़ी हुई है बहुत सारे देशों की कहानियां। साथियों, यहां पर आपको जितने भी देश दिखाई दे रहे हैं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो देश आज के लिए आपके सामने है उसका नाम है इराक, ठीक है साथियों। ये जो इराक है इसकी राजधानी है बगदाद। अब हम क्यों बता रहे हैं इराक क्यों महत्वपूर्ण है? साथियों, कहते हैं कि दुनिया की जो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसका नाम है मेसोपोटामिया सभ्यता, वो साथियों इराक में से ही आई थी। इराक के अंदर मेसोपोटामिया का अर्थ पता है क्या होता है? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे इंडिया में जिसे दोआब कहते हैं, ऐसे असल में 2 नदियों के बीच के क्षेत्र। कौन कौन सी नदियां? एक का नाम था बेटा टिग्रिस नदी, और एक का नाम था यूफ्रेटस नदी। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी पर्शियन गल्फ में गिरती हैं। इन पर्शियन गल्फ के अंदर इस वाले क्षेत्र को जो इनके बीचों बीच है, यहां पर मेसोपोटामिया का उदय हुआ था। यानी यूं समझिए कि ये आसपास के जितने भी देश हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो कभी सिविलाइज्ड हुआ करता था उसका नाम इराक था। इतनी बात समझ में आई?
इराक जो है कभी आप लोगों ने सद्दाम हुसैन के कारण भी चर्चा में सुना है। और हां, यह जान लीजिएगा, भारत अगर आज सबसे ज्यादा कहीं से तेल आयात करता है तो वो इराक से ही करता है। आपने हो सकता है बहुत सारे ट्रकों की टंकी के ऊपर लिखा देखा हो, जो ऑयल टैंक लेके चलते हैं वो, उसमें लिखा होता है इराक का पानी चल मेरी रानी, है ना, या इराक का पानी पी मेरी रानी। क्यों? क्योंकि इराक से जो तेल लेकर के आते हैं अपन, वही हमारे यहां डीजल बनकर बेचा जाता है कि नहीं? तो वही इराक हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अब ये इराक जो कभी दुनिया के लिए अपने आप में सभ्यताओं का गढ़ था, आज उस इराक ने एक बहुत बड़ा मिशन शुरू किया है। किसके नेतृत्व में किया है? तो साथियों, यहां के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मुस्तफा अल कादमी। मुस्तफा अल कादमी इराक के अंदर वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। ये देखिए, ऐसी जगह लेके बैठा हुआ है जो कि दो बड़े देशों के साथ में जुड़ी हुई है। कौन कौन सी? तो साथियों, एक तरफ जुड़ा हुआ है ईरान और एक तरफ इसकी भुजा जुड़ी हुई है सऊदी अरब से। देखिए, ये ऐसा पड़ोसी है जो दो के बीच, देखो आप इसको नोटिस करो एक बार, कैसी पर्टिकुलर लोकेशन लेके बैठा हुआ है। आप इसकी लोकेशन देखोगे ना तो आपको फील आ जाएगी कि हाँ यार सर, ये तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन लेके बैठा हुआ है। एक तरफ इसके ईरान है, एक तरफ सऊदी अरब है। अब होता क्या है साथियों, इन दो पड़ोसियों के अंदर पूरे टाइम लड़ाई चलती है। और अपनी क्लास में हर बच्चे को पता है, ईरान जो है वो शिया मुस्लिमों को लीड करता है, सऊदी अरब जो है वो सुन्नी मुस्लिमों को लीड करता है। ये दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल इतनी लड़ाई है कि इनकी लड़ाई के जो बैटल फील्ड है ना, उन बैटल फील्ड में ईराक अपने आप में एक युद्ध क्षेत्र है। मतलब महाभारत का कुरुक्षेत्र है ये, जहां ये आपस में जाकर के लड़ते हैं। पांडव कौन कौरव कौन कोई नहीं पता, पार्टी बदलती रहती है, लेकिन साहब ये लड़ते झगड़ते यहीं पर हैं। आप ये हालत देखिए, इनका बैटलफील्ड इराक भी, खुद के देश में इनमें से कोई नहीं लड़ता है। ईरान के अंदर शांति है, सऊदी अरब में शांति है, दुनिया में सब जगह अशांति मचा रखी है पड़ोसियों के साथ में, है ना। आप सोचिए कि ये इराक में लड़ते रहते हैं, ये सीरिया में लड़ते रहते हैं। इराक और सीरिया मिलकर के तो हालत इन्होंने ऐसी खड़ी कर दी कि यहां पर तो इन्होंने आईएसआईएस का निर्माण करवा दिया दोनों ने। मतलब दोनों में से एक साथ समर्थन दे रहा है आईसिस का, तो दूसरा समर्थन दे रहा है सरकार का। मतलब यहां पर इन दोनों के बीच में ईगो की टसल चलती रहती थी। याद है, ये वही इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है जहां पर कभी बगदादी हुआ करता था, जिसको अमेरिका ने मार दिया। तो भाई साहब, अमेरिका ने तो मार दिया, लेकिन ये आईसिस में से सीरिया शब्द हट गया और इन आईसिस वालों ने अपना क्षेत्र और बड़ा कर लिया। अब आईसिस वाले कहते हैं कि हम सीरिया और इराक ही क्यों समझें कि हमारे लिए है, हमारे लिए अब एक छोटू सा देश यहां पर और जुड़ गया है जिसका नाम है लेबनान, जिसकी राजधानी है बैरूत। अगर याद हो तो एक बार बम ब्लास्ट के कारण पढ़ाया था मैंने आपको, जो कि इजराइल के बिल्कुल सिर पर बैठा हुआ है। तो सीरिया से आगे लेबनान, लेबनान से आगे इजराइल, इधर जॉर्डन, ये पूरा की पूरा बेल्ट जो है ना साथियों, इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर कंसीडर करने की बात मान ली। बोले अब हम छोटे नहीं हैं, अब हम और बड़े क्षेत्र में फैलेंगे। यानी सीरिया के बाद में आईसिस वालों ने अपने लिए लेबनान भी चुन लिया, इजराइल के अंदर जो हमास के आतंकी हमले होते हैं वो चुन लिया, गाजा पट्टी चुन ली, जॉर्डन चुन लिया। अब आईसिस ने अपना नाम नया रख लिया है, और नया नाम क्या है? ISIL। अब ये क्या है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत। लेवांत साथियों, ये एक नया टर्म है। आजकल जो आप सुनते थे ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, उसमें से साथियों जो ISIS है उसके अंदर इराक तो रह गया, लेकिन सीरिया की जगह ये पूरा क्षेत्र स्थापित इन्होंने अपने नाम से कर लिया। इतिहास में कभी इस वाले क्षेत्र को लेवांत के नाम से जाना जाता था, इसलिए आजकल आईसिस का नया रूपांतरित नाम है ISIL। तो आईसिस ही है होने के लिए तो ये, लेकिन इसका नया नाम आ गया। क्लियर आ गई बात समझ में? अब ध्यान से सुनो, इराक ने ये देख लिया कि भाई बाकी तो सारी बातें सही हैं, आप सब लोग आपस में लड़ते रहते हैं, गोले फाड़ते हो मेरे यहां पर। आपसे निवेदन है कि देखिए, सद्दाम हुसैन को खत्म करने के लिए कभी अमेरिका आया था। अब वो अमेरिका जो हमारे पास कभी आया था ना, वर्तमान में उसी अमेरिका ने फिर से धोखा दे दिया।
क्या कहा, जरा इस न्यूज को पढ़िए। 27 जुलाई की न्यूज है। अमेरिका इन दिनों हर जगह से भाग रहा है। हर जगह से भागते भागते वो अफगानिस्तान से भाग गया, तालिबान को छोड़ के चला गया। इराक को यह समझ में आ गया कि वंस अपॉन ए टाइम इन सब में सबसे समृद्ध सद्दाम हुसैन का शासन हुआ करता था, लेकिन सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने मारने के चक्कर में कि यह केमिकल हथियार रखता है, उसको तहस नहस कर दिया। इराक में उसे कुछ भी नहीं मिला। अब अपनी सी मुंह लेकर के, अपनी सी इज्जत लेकर के वापस जा रहा है। आप इस न्यूज को पढ़ लीजिए। यूएस कॉम्बैट फोर्सेस टू लीव इराक ऑफ एंड ऑफ द ईयर। जैसे 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को अमेरिका छोड़ के भागेगा, वैसे ही इराक को इस साल के एंड तक अमेरिका छोड़कर भाग रहा है। आ गई बात समझ में? यह बात आपको ही नहीं, इराक को भी समझ में आ गई। यह बाइडेन बाबा का बयान है। जो बाइडेन ने कहा कि उनकी कंट्री, उनकी जो कॉम्बैट फोर्सेस हैं वो इराक को छोड़ करके भी जा रही हैं। बस उनकी तरफ से जो हमारे यहां पर 2500 से ज्यादा ट्रुप्स हैं, ये सब जा रही हैं। हम सब से केवल यहां पर ट्रेनिंग देने के लिए हमारी फोर्सेस उपलब्ध रहेंगी। अगर इराक के सैनिक हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हम ट्रेनिंग देते रहेंगे। हम बाकी यहां से छोड़ के जा रहे हैं। इराक को समझ में आ गया कि बेटा तुम तो चले जाओगे, पूरा देश तो तुमने तहस नहस कर ही दिया, इतना समृद्ध राष्ट्र पूरी तरह खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद में अब ये बैटलफील्ड क्यों बन के रखा जाए? ऐसी स्थिति में इराक ने समझदारी का काम किया और इस समय इमानुएल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने दिमाग सही से लगाया। इन्होंने कहा कि भाई मैं अध्यक्षता और मैं आपके साथ में मिलकर पार्टनरशिप करता हूं। अमेरिका भले ही भाग जाए, लेकिन अपन दोनों मिलके, इराक और फ्रांस मिलके अमेरिका चले ही चला जाए, लेकिन अब इस क्षेत्र के अंदर शांति लाने का कार्य करेंगे। यही कारण है कि आप ये न्यूज पढ़ रहे हैं। इधर आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये इज इमानुएल मैक्रोन। तो इधर पढ़िए साथियों, बगदाद कॉन्फ्रेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप 28 अगस्त को पूरा हुआ है। तो साथियों यहां से इराक ने हाल ही में एक समिट बुलाई। अब आप पूछेंगे किनकी बुलाई? यही तो इसका सबसे बड़ा काम था। ये जो आप देख रहे हैं, ये हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, ये आए। और साथियों जिन्हें आप ये देख रहे हैं, ये हैं यहां के फॉरेन मिनिस्टर फुआद हुसैन। इन्होंने, फुआद हुसैन ने क्या किया, अब मैं आपको वो बताता हूं। यहां पे आपको ये सारे के सारे जो लोग दिख रहे हैं, मैं इनका परिचय करा देता हूं आपको। ये लोग कौन कौन है, जरा सुन लीजिए कौन कौन इसमें आया। सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए जानने वाली बात है, बाकियों को आप जाने या ना जाने, लेकिन जिनके बारे में दुनिया एकदम मतलब जान करके गदगद हो गई है कि हाँ यार ये काम इन्होंने बड़ा कर दिया, वो कौन है? वो है ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर, जिन्हें आप यहां पर बैठा हुआ देख रहे हैं। ईरान और जो सऊदी अरब हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स, सॉरी इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसमें ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यानी दो कट्टर दुश्मन एक दूसरे के मंच पर साझा हुए। ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है जब ये लोग आपस में एक साथ मिलते हैं। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के मतलब फूटी आंख नहीं सुहाते एक दूसरे को। इनको इराक ने एक मंच पर लाके बुला दिया। एक मंच पर बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन इराक ने कहा कि भाई हम इनके बीच दोस्ती कराने का काम करेंगे। देखिए इसमें कितने बड़े बड़े लोग आए हैं, आप इससे अंदाजा लगाइए। साथियों इसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी आए, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन आए, कतर के अमीर शेख तामीन बिन हमाद आए, भाई साहब फ्रांस जो प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन वो आए, कुवैत और यूएई ने अपने गवर्नमेंट के हेड को भेजा और टर्की ने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, सऊदी अरब और ईरान ने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को भेजा। और साथियों ये सब लोगों का केवल और केवल इतना ही प्रयास है कि भैया कैसे भी करके आप लोग मिडिल ईस्ट में शांति ले आओ यार, बाकी सब हम मैनेज कर लेंगे। हमको चाहते हैं सबका फोकस, यानी ये सब लोग आ गए इसके अंदर। इन सब ने कहा कि भाई देखो बात ऐसी है, अब मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका जा रहा है, अमेरिका पे अब हम रिलाय भी नहीं कर सकते क्योंकि वो खूब यहां पर हमको आपस में लड़ा करके चला गया है। अगर चाहते हो कि अगर किसी प्रकार से इस क्षेत्र की इज्जत बची रह जाए तो भैया आपस में मिलके काम कर लो।
दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। अब आप जानना चाहेंगे सर सबसे बड़ी दिक्कतों में किसे शामिल किया गया, तो आइए मैं आपको बताता हूं सऊदी अरब और ईरान के बीच में आपसी लड़ाई किन किन जगह पर होती है। आपको जानने को तो मिलेगा ही, आप में से कई लोग पहले से जानते हैं क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है। तो ऐसी स्थिति में साथियों आइए मैं अब आपको बताता हूं, ये जो जबरदस्त डायग्राम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इवन इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले ले तो ज्यादा अच्छा है। ये मतलब जबरदस्त इमेज है आपके लिए जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपको बहुत सारे आंसर्स के लिखने में काम आएगा। तो आपने ले लिया हो स्क्रीनशॉट, तो अब मैं बताना शुरू करता हूं। देखिए साथियों, एक तरफ ईरान देखिए, एक तरफ सऊदी अरबिया देखिए। इन दोनों के बीच में आपसी लड़ाई कहां कहां होती है। आइए साथियों, आपको यहां पर एक देश दिखाई पड़ रहा होगा, यमन। यमन के आगे ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के आगे इंडिया है। क्लियर? आपको याद है, मैंने आपको बता रखा है, हुदी और हतियों की लड़ाई यहां पर होती है। हुतियों की लड़ाई यदि याद है, हदी और हुतियों की लड़ाई यहां पर होती है। उनमें से जो हुती हैं उनको समर्थन ईरान देता है और हदी जो हैं उनको समर्थन सऊदी अरब देता है। मतलब यह है कि लड़ाई इन दो देशों की, लेकिन दोनों के देश में शांति है। ये दोनों बिल्कुल वैसे करते हैं जैसे अमेरिका और यूएसएसआर के बीच पहले लड़ाइयां होती थी तो दोनों के देश में बम नहीं फटते थे, दुनिया में फटते थे। ऐसे ही ये दोनों करते हैं। तो भाई ईरान ने यमन के अंदर अपनी तरफ से हदियों को, हुतियों को समर्थन दे रखा है, तो इसने हदी को समर्थन दे रखा है। इतनी बात याद आ गई? तो यमन में इन दोनों का पॉइंट समझ लीजिए। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। साथियों आपको मालूम होगा लेबनान इस समय गल्फ की जो सबसे बड़ी चिंता है ना, वो दो देश हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ईरान और सऊदी के बीच में सबसे ज्यादा भयंकर लड़ाइयां कहां होती हैं, तो दो जगह होती हैं, एक तो यमन में और एक लेबनान में। अब लेबनान की क्या कहानी है, याद है अपन ने बैरूत के अंदर बम ब्लास्ट पढ़ा था। या साथियों यहां पर लेबनान में क्या है, एक संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, जिसे अमेरिका आतंकी संगठन कहता है। कुछ लोग उसको आतंकी संगठन नहीं कहते। तो हिजबुल्लाह जो है, इस हिजबुल्लाह को समर्थन किसका प्राप्त है? हिजबुल्लाह को समर्थन प्राप्त है ईरान का। और हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में जाकर के यहां पर एक संगठन है जिसका नाम है हरीरी, उस हरीरी को समर्थन प्राप्त है सऊदी अरब का। यानी कि हिजबुल्लाह को पैसे ईरान देता है और इसको पैसे हरीरी देता है। आप में से कई लोग पूछेंगे सर ईरान के पास इतना पैसा कहां से आया? बोले भाई साहब जिताने के लिए पैसा जो है ना कहीं से भी लगाएंगे, मुर्गे लड़ाने अपन को। आगे चलते हैं। ऐसे ही साथियों जो ले देकर के बात यहां पर आती है इराक के अंदर, इराक की लड़ाई अगर आप देखते हो तो साथियों यहां क्या होता है कि ये वाला जो ईरान जो है वो इराक के अंदर अगर हम देखें तो ये असद जो गवर्नमेंट है, आप ऐसे समझिए जो आईसिस है ना, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, उसके जो आतंकी हैं उनको जो समर्थन प्राप्त था, जो धन प्राप्त था, जो इज्जत प्राप्त थी, वो सुन्नी कंट्रीज के द्वारा प्राप्त थी क्योंकि आईसिस सुन्नी डोमिनेटेड है। तो ऐसी स्थिति में आईसिस को खत्म करने के लिए जिसने आईसिस का साथ, मतलब जिसके अगेंस्ट जो खड़ा हुआ उसका साथ ईरान ने दिया। जैसे आपको मालूम होना चाहिए यहीं पर एक इंटरेस्ट के अंदर कन्फ्लिक्ट आया था। असल में हुआ यह था कि ईरान जो है वो खुद से अमेरिका के साथ कभी भी नहीं रहा, लेकिन बराक ओबामा ने ईरान को अपने साथ आने की न्यूक्लियर डील दी क्यों थी? अगर इसके पीछे चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि आईसिस के खात्मे के लिए जब अमेरिका इराक आया था तो इराक में उसे ईरान का समर्थन प्राप्त हुआ था। क्यों? क्योंकि आईसिस को ईरान भी खत्म करवाना चाहता था। तो ईरान और अमेरिका दोनों का एक ही इंटरेस्ट था। ऐसी स्थिति में उसको गिफ्ट के रूप में क्या दिया गया था? न्यूक्लियर डील दी गई थी। लेकिन जब ट्रंप आए तब तक वो ये समझ गए थे कि ईरान के पास अब काम के लायक कुछ बचा नहीं, क्योंकि उधर बगदादी मर चुका था। तो आईसिस का खात्मा अमेरिका की नजर में हो चुका था। ऐसी स्थिति में फिर ईरान को क्यों लेके चलना, तो वो न्यूक्लियर डील तोड़ दिए। आई बात समझ में? तो ये जो ईरान है ना, ये क्या करता है कि जो बशर अल असद की सरकार है सीरिया में, उसको समर्थन देता है। जो असद की गवर्नमेंट है, यानी कि एक ऐसी सरकार जो कि आईसिस को खत्म करना चाहती है, उसको पूरी तरह से समर्थन ईरान का प्राप्त है। ऐसे ही इराक के अंदर भी जो शिया मिलिटेंट ग्रुप हैं, इनको समर्थन ईरान देता है। यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि बगदाद हो या सीरिया, यहां पर किस प्रकार से आईसिस को कम किया जाए,
उसमें ईरान का हाथ है। और एक प्रकार से यह समझिए कि ईरान इस समय अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि आईसिस का हाल थोड़ा खराब हो चुका है, क्योंकि अब वो आईसिस बचा नहीं जो पहले हुआ करता था। वहीं सऊदी की अगर हम बात करें तो सऊदी क्या करता है कि ये यहां पर चाहता है कि गवर्नमेंट जो चलती है, जो इराक की गवर्नमेंट चलती है, उसके साथ सरकार में आ जाए, और जो असद की सरकार है उसके खिलाफ चला जाए। इस प्रकार से साथियों इन सब ने अपने देशों को छोड़ करके बाकी सभी देशों को अपने लिए बैटलफील्ड बनाया हुआ है। इस बात को समझते हुए बगदाद में इराक के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर के इन सब देशों को आपस में बुलाया और पूछा कि यार अगर चाहते हो लड़ते रहना तो लड़ते रहो, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों ने तुम्हारा विकल्प ढूंढ लिया है। अब आप समझोगे नहीं इस बात का मीनिंग क्या है। साथियों मीनिंग यह है कि ये जो पूरा की पूरा आपको मिडिल ईस्ट दिखाई पड़ रहा है, इन सबके पास पीने के पानी तक की भी वो नहीं है, मतलब पानी नहीं है पीने का। ये भाई साहब तेल तो खरीद ले, तेल ही बेच पाते हैं, क्योंकि पूरा डेजर्ट है ये। इस पूरे डेजर्ट में ये लोग जो काम करते हैं, ये तेल से कमाए हुए पैसे से पानी खरीदने का काम करते हैं, पानी पीने का इनके पास कहीं नहीं है। पूरा डेजर्ट इलाका है। इन सब ने बैठ करके यहां पर एक ही चीज पर चिंता जताई। बोले ये जितने भी देश मिलकर के इस समय कह रहे हैं ना नेट न्यूट्रलिटी लाएंगे, नेट न्यूट्रलिटी लाएंगे, या फिर ये कह देते हैं बार बार कि आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, अगर कार्बन का एमिशन कम नहीं किया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बोले अमेरिका की बैठी बिठाई साजिश है ये। अब समझो ध्यान से, आप इस बात को भी समझेंगे तो मजा आएगा आपको समझ करके। बोले एक बात बताओ, ये लोग घूम फिर के आते हैं और एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया को यही समझाने का काम करते हैं कि फॉसिल फ्यूल का उपयोग करने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, बाढ़ आती है। और भाई साहब ऐसी स्थिति में लोगों में बैठ गया डर। लोग इस चक्कर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करना चाहते तो बेटा तुम लोग बेचोगे क्या? पीने के पानी तक की नौबत आ जाएगी। सुधर जाओ, जब तक पैसा है तब तक लड़ लोगे। तुम्हारा तेल खरीदेगा कौन? क्योंकि अमेरिका ने दुनिया को सबको एक चीज सिखा दी, रिन्यूएबल एनर्जी पर चलो। बोले वो खुद के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी बेच रहा है, दुनिया का मसीहा बन गया न्यूक्लियर एनर्जी का। रिएक्टर्स के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस कर चुका। ऐसी स्थिति में ना तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने चाहता, वो निकलवाना चाहता। रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर इंडिया जैसे देशों को मोटिवेट कर दिया। हम लग भी गए, हम लोगों ने तो टारगेट बना लिया 450 गीगावाट एनर्जी हम लोग पैदा कर लेंगे 2030 तक। भाई साहब हमारे यहां तो ऐसा हो गया, अब इंडिया में तो चार्जिंग स्टेशन बनने लग गए, चार्जिंग स्टेशन, गाड़ियां बिकने लग गई हैं भाई साहब। आपको देखने में, अभी मैं घूमने गया था वृंदावन, भाई साहब जगह नहीं है वहां पर भाई साहब, इतने सारे इलेक्ट्रिकल रिक्शा चल रहे हैं वहां। मतलब कहने का ये बिजली के ऊपर हम लोग डिपेंड हो चुके हैं। और सोलर एनर्जी आ जाए या रिन्यूएबल एनर्जी, हम लोग तो ले लेंगे, उसका काम उपयोग में ले लेंगे। और गाड़ियों में मोदी जी स्क्रैप पॉलिसी ले ही आए हैं, तो अगली बार आपका तेल इतना महंगा हो जाएगा कि सरकारें जो है एक तरह से पूरी तरह से चल ये रही हैं कि कैसे इनका काम बंद किया जाए। बोले भाई वो दिन दूर नहीं है, आज 2021 में चल रहे हो, मुश्किल से 25 साल में अमेरिका जैसे देश, इन्होंने 2050 तो वैसे ही टारगेट ले रखा है, ये 2040 तक तुम लोगों को कंगाल कर देंगे। ये बात समझ लो। तो अगर ऐसी स्थिति में तुम लोग लड़ते रहे तो कुछ नहीं होने वाला। अफ्रीका तुम्हारा तेल नहीं खरीदेगा। कहीं ये सोच लो कि अफ्रीका में जाके तेल बेच लोगे, जब ये देश ही खत्म हो जाएंगे तो करोगे क्या? ये बात इनको समझाई किसने? इराक ने। आप करो सर, आपको बड़ा पता है इनने क्या क्या बातें करी होंगी। भाई साहब मुझे सब पता है, क्योंकि इमानुएल मैक्रोन अमेरिका ने इसलिए भेजा था कि जाओ एक बार सुन के आओ क्या चल रहा है इनके बीच में। क्योंकि इमानुएल मैक्रोन तो वही करेगा जो अमेरिका कहेगा, लेकिन इमानुएल मैक्रोन ने इनके बीच में आके ऐसे कहा मैं आपके साथ हूं, अमेरिका भले ही भाग जाए। हाँ भाई तुम तो साथ रहोगे ही, क्योंकि तुम्हारी सेना थोड़ी लगी है यहां, तुम तो केवल इसलिए आए हो कि जान ले क्या चल रहा है। तो साथियों अल्टीमेटली बात यह है कि इस पूरे की पूरे गल्फ को यह समझ में आ चुका है कि अगर कल को तेल नहीं बचा तो भैया, तेल कोई खरीदार नहीं बचा तो पानी पीने के लाले पड़ जाएंगे। पता है इस थीम के अंदर इन्होंने बात क्या करी? इनने बात यह करी यार पीने के पानी की क्या व्यवस्था होगी। इनका मुद्दा था पीने के पानी की क्या व्यवस्था होगी, इनका मुद्दा यह नहीं था तेल कहां बेचेंगे। तो भाई साहब ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो अल्टीमेटली ये समझ लो
कि मिडिल ईस्ट अमेरिका के लिए अब इंटरेस्ट का विषय नहीं रहा। अमेरिका ने दुनिया को अलग दिशा दिखा दी है, दुनिया को न्यूक्लियर एनर्जी बेचने की, रिन्यूएबल एनर्जी बेचने की, और ये लोग अब उस तरफ निकल पड़े हैं। उम्मीद है आपको संपूर्ण विश्लेषण जो है ये समझ में आ गया होगा, क्या है पूरी कहानी, ठीक है ना। चलिए साथियों, तो ये समझदारी का काम कर रहे हैं, लेबनान का क्राइसिस और यमन के क्राइसिस को ध्यान में रख करके बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, संपूर्ण विश्लेषण आपको समझ में आ गया होगा। तो इराक ने इनके बीच में मीटिंग बुलाई है और इसका बहुत सारे लोग मन ही मन खुशी खुशी तारीफ कर रहे हैं कि चलो कम से कम कोई तो समझदार हुआ जिसने दो दुश्मनों को एक टेबल पर बिठाने का काम किया, मध्यस्थता करने का काम किया, शांति लाने का काम किया, ठीक है। चलिए तो बढ़े आगे की तरफ, अगले विषय। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप लोगों के लिए हमारे द्वारा 1 सितंबर से नया बैच शुरू किया जा रहा है। इस नए बैच के अंदर आप हमारे साथ में जुड़ करके पढ़ सकते हैं। यहां पर साथियों आप लोगों के लिए आर्ट एंड कल्चर का नया बैच शुरू हो रहा है। ना केवल मेरी क्लास बल्कि जितने भी अच्छे टॉप एडुकेटर्स जिन्हें आप पहचानते हैं उन सब की क्लास आपको इस बैच में मिल जाएगी। 1 सितंबर से सुबह 9 बजे आपके लिए क्लास होगी। ये क्लास जो है पूरी तरह से एसएससी के लिए तो उपयोगी है ही, इसके अलावा अगर आप किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिक जीके मेरे साथ इंडिया का पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी ने आजकल आप लोगों के लिए एक जबरदस्त फीचर लाई है और वो ये है साथियों, आपको अब टीचर से डाउट पूछने के मामले में अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत जबरदस्त फैसिलिटी दी गई है, जिसमें आपको आपका सवाल भेजना है और आपको सॉल्यूशन प्रदान कर दिया जाएगा आपके आस्क ए डाउट फीचर के अंदर। साथियों आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन 5850 रुपए में तो प्राप्त होता ही है, इसके साथ 3 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन भी आपको दिया जा रहा है 5850 रुपए के अंदर। हर संडे को आपके लिए कॉम्बैट टेस्ट रखा जाता है। आप रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।